हाय एवरीवन। आज मैं आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि प्रीलिम्स का पेपर इतना टफ नहीं होता है जितना हमको बताया जाता है। ऑल वी नीड इज़ थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इन द फाइनल एग्ज़ाम। आई एम कैप्रिल। मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है, उसमें से 2 बार मैं लिस्ट में आई हूँ। 6 बार मैंने प्रीलिम्स लिखा है और उससे मुझे कुछ ऐसी लर्निंग्स हुई हैं जो कि मैं फर्स्ट टाइमर्स या फिर उन लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है। ये जो प्रीलिम्स है ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके टेम्परामेंट का टेस्ट है, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशनल स्किल्स का टेस्ट है, जो कि आज मैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रूव करूँगी। हम आज डिस्कस कर रहे हैं 2019 का पेपर एंड आई विल टेक यू थ्रू सम क्वेश्चंस टू प्रूव यू कि आप कैसे बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग या इवन बेसिक इंग्लिश से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, without wasting any time, let's move on to the first question. Which one of the following groups of plants were domesticated in the New World and introduced into the Old World? New World और Old World ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये होगा हिस्ट्री का सवाल, जो कि ब्रिटिशर्स कौन सी क्रॉप्स को बाहर से लाके इंडिया में लेके आए थे। एंड इंडिया बीइंग कॉल्ड एन ओल्ड वर्ड इज़ अ स्मार्ट थिंग, और न्यू वर्ड जो होगा वो ऐसी कंट्रीज़ होंगी, प्रोबेबली अमेरिका, जहाँ से बाहर से लाए गए थे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि बाहर अमेरिका जैसी कंट्रीज से या वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया में कौन सी क्रॉप्स लाई गई हैं। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस देखना है। टोबैको, कोकोआ, रबर, टोबैको, कॉटन, रबर, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, कॉफ़ी, वीट। हमने अगर बेसिक आईवीसी सिविलाइजेशन के बारे में कुछ पढ़ा है तो हमें पता है कि गेहूं और कॉटन वहाँ भी मिले थे। तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो बाहर से इंट्रोड्यूस कराए गए हों इंडिया में। दिस इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि टोबैको जो है वो बाहर से आया होगा इंडिया से। रबर, ब्राज़ील के बारे में बहुत ज़्यादा पता है हमें। कोकोआ, इंडिया में इंडियन ओरिजिन चॉकलेट्स के बारे में हमें कम सुनने को मिलता है। हम क्या सुनते हैं, बेल्जियन चॉकलेट्स एंड दिस एंड दैट। तो दिस इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि टोबैको, कोकोआ एंड रबर आर दी इज़ द ओनली कॉम्बिनेशन जो कि तीनों चीज़ें बाहर से आई हैं। कॉटन, वीट, शुगर केन, गन्ना। शुगर केन से हमारे यहाँ पे कब से वो जैगरी गुड़ वगैरह बनता आ रहा है। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बीट से अपना शुगर बनाते हैं। शुगर केन इज़ नोन फ्रॉम ब्राज़ील एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज़। पर हमें पता है कि गुड़ और जैगरी जैसी चीज़ें हमारी कल्चर में बहुत ज़्यादा इंस्टिल्ड हैं। तो प्रॉबेबली शुगर केन वॉज अ क्रॉप जो इंडिया में पहले से पाया जाता था। वीट भी, गेहूं भी हमारे यहाँ पे बहुत पॉपुलरली आईवीसी में मिलता था। कॉटन के कपड़े भी, क्योंकि इफ़ यू सी कॉटन तो हम एक्सपोर्ट करते थे ना वेस्टर्नर्स को, तो कॉटन इंडिया का ही प्रोडक्ट होगा, इंडिया की ही क्रॉप होगी। तो कॉटन अगर हम एलिमिनेट कर दें और वीट यहाँ से एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास ए ऑप्शन बचता है। ऑल राइट, सो हमें क्या समझ में आया है, पहले तो इसको क्वेश्चन को डिकोड करना था। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से डिकोड करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड मतलब इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम ऐसा समझ के भी इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा। उसके अलावा हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ें इंडिया में पाई जाती थी पहले से। हमें क्या एंशियंट करंट अफेयर्स को रिलेट करना है मेडिवल से, मेडिवल को रिलेट करना है एंशियंट से, राइट। तो एंशियंट और मेडिवल को भी अगर या मॉडर्न को भी कनेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कॉटन हम एक्सपोर्ट करते थे। शुगर केन, शुगर बाहर से नहीं बनता है, इंडिया में ही शुगर बनता था शुगर केन से, बाहर बीट रूट से बनता है। और वीट तो हम आईवीसी में भी पाते थे। तो इस सवाल को इतनी सारी अलग अलग तरह की बेसिक नॉलेज के साथ सॉल्व करना है। डू यू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे लिमिटेड नहीं रहना अपनी नॉलेज के साथ, हमें इसको एक्सप्लोर करना है, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी सारी नॉलेज को यूज़ करना है। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विष्टि in India during the Gupta period, which one of the following statement is correct? See, I have told you multiple times कि हमें ना उस टाइम के ना माहौल में जाना है। कोई भी जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो एग्जैक्टली हिस्ट्री का हमें पढ़ाया नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, उस टाइम के माहौल के अकॉर्डिंग क्या होगा उसकी फील में जाना है, जब हमें पढ़ना भी है या हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों साइड। तो अब फोर्स लेबर की हम बात कर रहे हैं। लेट्स गो टू द ऑप्शंस, लेट्स सी।
एक जैसे सी ऑप्शन है, द फोर्स लेबरर्स वर एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस. इफ यू अंडरस्टैंड यार, आज भी फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर जैसी चीज़ें हैं, और वीकली वेजेस के लिए एंटाइटलमेंट इट्स लाइक अ राइट हम आज भी नहीं दे पा रहे हैं, तो गुप्ता टाइम्स में तो बिल्कुल भी नहीं होगा. सो ऑप्शंस लाइक दीज कैन बी एलिमिनेटेड लाइक एनीथिंग. इनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, पर आपको इतना ये क्लिक करना चाहिए कि फोर्स लेबर को वीकली वेजेस नहीं मिलेगी. अगर मिलेगी भी तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू इट. दे कैन बी गिवन एज रिवॉर्ड बाय द किंग बिकॉज इट वॉज एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम. ओके, इट वॉज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड काटियर. या टोटली एब्सेंट. थोड़ा सा भी अगर मध्य प्रदेश में इन साइड में कोई ऐसा एम्पायर कभी रहा हो, गुप्ता पीरियड कोई ऐसा तो था नहीं कि 2-4 साल के लिए था, 100-1 साल के लिए होगा, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. टोटली एब्सेंट. ठीक है. द एल्डेस्ट सन वॉज सेंट फॉर फोर्स लेबर. ये भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वॉट इफ द एल्डेस्ट वन वॉज अ क्रिपल or unable to provide that service. I think it is also a very absurd statement. However, the first statement gives a very general idea. It was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by people. It looks like a more genuine and more generalistic statement. Okay, so this is the answer for it. अगेन, पढ़ना है हिस्ट्री, रटना नहीं है, उस चीज़ की फील्ड में जाना है, वहाँ के आइडिया को समझना है, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे एंशियंट हो, चाहे मेडिवल हो वहाँ पे क्या माहौल था, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस टाइम का, उस एरा का कंडीशन को समझना है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस वॉज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन. अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता है, बट लेट मी टेक यू थ्रू सम थिंग्स दैट यू विल रियलाइज कि नॉलेज की ज़रूरत कम पड़ती थी इसमें. विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट इज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार. ठीक है, तो पहले सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं. लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी. रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी. मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम में हैव यू एवर हर्ड एनीबडी सेइंग कि मैं जागीरदार हूँ? वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग मैं जमींदार हूँ, मैं लंबरदार हूँ, मैं कानूनगो हूँ. दे हैव बिकम सरनेम्स, राइट? तो जमींदार इज ऑल्सो अ वेरी जनरली यूज टर्म वेयर पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज जमींदार्स. अब 1947 के बाद जब जमींदारी सिस्टम भी एबॉलिश हो गया, उसके बाद भी जब लोग रिलेट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो 200-300 साल तक एक हेरिडिटरी सिस्टम था जिसको लोग अभी भी पकड़ के आगे लेके जा रहे हैं. जागीरदार तो नहीं सुना, जमींदार सुना है. तो जमींदार एक हेरिडिटरी सिस्टम होगा, जागीरदार एक हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होगा. तो क्या हुआ? सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया. वी कैन एलिमिनेट इट. बाकी अब थोड़ा सा नॉलेज पे जाता है. 50-50 तो हो ही गया है. 2 दोनों में एलिमिनेट हो गया. बी और सी में ए होगा या डी होगा. अब थोड़ा सा नॉलेज आना चाहिए कि जमींदार को पुलिस राइट थे कि नहीं थे, या जागीरदार को पुलिस राइट थे कि नहीं थे. तो जमींदार को एक्चुअली पुलिस की ड्यूटी करनी पड़ती थी, और जागीरदार वॉज अ बिगर, ये जागीरदार का है एरिया, तो यहाँ छोटे छोटे जमींदार होंगे बीच में. दिस वॉज द थिंग, एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द पुलिस ड्यूटीज एज वेल. और जागीरदार क्या करते थे, बस उनको जागीरदारी दे दी जाती थी कुछ टाइम के लिए, और वो ली भी जा सकती थी वापस. बट जमींदार क्या थे, वो हेरिडिटरी हो गए थे टाइम टू टाइम. समझ गए? सो आप कैसे अपनी बेसिक ऑब्जर्वेशनल स्किल से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. कानूनगो हो गया, लंबरदार हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें अगर आप जनरली या तो मूवीज़ में देखा होगा, या अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती होंगी. ऑलराइट, तो थोड़ा सा नॉलेज, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी स्कैरी क्वेश्चन, जिसको देख के ही बहुत टाइम वेस्ट होने वाला ऐसे लगने लग गया था, और हमने पढ़ा नहीं है ये कहीं भी. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. UN Convention Against Corruption has a protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air. Okay. ये छोड़ देते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. UNTOC के बारे में पढ़ते हैं. Highlight of UNTOC, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom it has been illicitly taken. If you see,
multiple times UPSC what it has done is it has exchanged the explanation of the major terms. तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस से आप देखें, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो इसके साथ ज़्यादा सूट करता है. प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर, दिस इज ऑर्गेनाइज क्राइम, दिस इज ट्रैफिकिंग. हाउएवर कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का क्या सूट ज़्यादा करता है? रिटर्निंग द असेट टू देयर राइटफुल ओनर्स फ्रॉम हुम दे हैव बीन टेकन इलिसिटली. यू सी यूपीएससी फ्लिप करता है ऑप्शंस, मैच द फॉलोइंग में भी करता है और ऐसे सवालों में भी करता है. सो अगर हम ये जनरल सेंस से देखें कि नाम कैसा है और वो काम क्या कर रहे हैं, तो वी कैन से 1 and 3 आर एक्सचेंज एंड 1 and 3 आर प्रॉबेबली रॉन्ग. तो 1 and 3 अगर निकाल दिया जाए तो बचता है 2 and 4. सो इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ पेशेंस, आराम से स्टेटमेंट्स पढ़ना एंड कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा डरना नहीं है सवाल को देख के, और उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट पढ़ना है तो पता चल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay, very interesting question. In the context of the proposal to use hydrogen enriched CNG as fuel for buses in public transport, consider the following. ठीक है, इसमें ना एक एडवांटेज देखते हैं. सब ऑफ कोर्स HCNG के ऊपर रिसर्च चल रही है तो मतलब अच्छी होगी ना. तो मेन एडवांटेज और यूजेस ऑफ HCNG टू एलिमिनेट कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, एलिमिनेशन की बात हो रही है तो लेट्स सी कि एलिमिनेट करता है कि रिड्यूस करता है. इज इट पॉसिबल कि वो जीरो कर दे व्हेन इट इज CNG का कुछ कंपोनेंट है उसमें? तो हाइड्रोजन चाहे उसमें एनरिच कर दें तो हो सकता है उसकी कैलोरिफिक वैल्यू इंक्रीज हो जाए, पर क्या वो एलिमिनेट कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड? हो सकता है कि वो रिड्यूस कर दे टू सिग्निफिकेंट लेवल, बट इट कांट बी जीरो. जैसे डेटॉल लिखता है ना 99.9%, वैसा ही है. अगर 100% क्लेम कर दिया तो डेटॉल पे केस हो जाएगा कि 100% कैसे बोल दिया. हाउ कैन यू से दैट इट इज स्टेराइल? अगर मैं अपने एक एप्पल को 100% डेटॉल से धो दूँ तो क्या वो 100% स्टेराइल हो जाएगा? नहीं हो सकता ना. इट कांट बी क्लेम्ड. सिमिलरली एलिमिनेशन सेज 100% एंड रिड्यूस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मीन्स 99.9%. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 100 and 99.9. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. सो दिस इज प्रॉबेबली गोइंग टू बी रॉन्ग. लेट्स सी. HCNG एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन. देखो ये ठीक बोला ना, रिड्यूसेस, तो ये सही होगा और ये होगा गलत. हाइड्रोजन up to 1/5 by volume can be blended with CNG as fuel for buses. Okay, probably. Let's see. HCNG makes the fuel less expensive than CNG. यार एक बात बताओ, दिस थिंग इज स्टिल इन रिसर्च. अगर देखो एवरीथिंग गोज ऑन इकोनॉमी. ठीक है, अगर ये फ्यूल लेस कॉस्टली होता तो ऑलरेडी मार्केट में आ गया होता. प्रॉबेबली द रिसर्च इज गोइंग ऑन. व्हेन द रिसर्च स्टार्ट्स, पहले प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव रहता है. जब वो मार्केट में आने लगता है तब वो जाके चीपर हो जाता है. अगर वो चीपर होता तो वो मार्केट में आ गया होता. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी की कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली नीचे गई है, तो अब जाके सोलर एनर्जी का ऐसा कॉस्ट आया है जो कि कोल पावर्ड थर्मल प्लांट से कम आया है. दैट्स वाई इट इज कमिंग इन टू पिक्चर. कितने टाइम से रिसर्च चल रही थी सोलर एनर्जी पे, पर इट वॉज नॉट बीइंग यूज्ड. वाई? बिकॉज द कॉस्ट वॉज मच मोर देन द प्रेजेंट सिस्टम्स. जिस दिन वो कॉस्ट नीचे आया उस दिन वो सोलर एनर्जी हमारे यूज में आ गई. इसीलिए तो अभी हम 40% एमिशन, हमारे जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करने लगे ना. इसीलिए ये इसी की वजह से, क्योंकि सोलर एनर्जी की कॉस्ट नीचे आ गई है. फॉर द सेम रीजन अगर HCNG की कॉस्ट नीचे आ गई होती CNG से तो वो उसको रिप्लेस कर दिया होता, पर नहीं किया है, तो मतलब ये गलत है. समझ गए? इसमें क्या चाहिए? कॉमन सेंस. इसमें कहीं पढ़ा नहीं होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ शायद मिले ना मिले, आई डोंट नो. मिलेगा भी तो पढ़ के इग्नोर कर दोगे, याद नहीं रहेगा. पर कॉमन सेंस से करोगे सॉल्व तो हमेशा सही करके आओगे ये सवाल. ठीक है, तो ये गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, 2 3 बचा. ओके, गुड टू गो. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, इसमें एक तो हमें ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली हुई है. फॉर एग्जाम्पल द ईयर. वी नो दैट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मोर रिसेंट इवेंट, राइट? 1998-99 में ये बात नहीं की गई है.
ठीक है, तो पहले तो ये जो रिसाइकल्ड वेस्ट वाला है ना, प्लास्टिक वाला, इन दोनों को बाहर कर दो। अभी रिसेंट में बात हुई है तो एटलीस्ट 10 साल तो पहले, 10 या 20 साल पहले ही हुई होगी, ज़्यादा पुरानी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो ये वाला पॉइंट भी एलिमिनेट कर, तो बायोमेडिकल वेस्ट में कौन सा प्रोडक्शन होता है यार? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हॉस्पिटल्स हैं, उनका बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है ना, वो बेचारे कैसे करेंगे उसको यूटिलाइज? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर हॉस्पिटल है, तो क्या उसके पास इंडस्ट्री है क्या उसको यूज़ करने की? नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, देखना है कि क्या चीज़ की इंडस्ट्री है जो कि उसको प्रोड्यूस कर रही है, और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वापस लेके यूटिलाइज करना है। तो इसमें से क्या बनता है? FSSAI इज अ गवर्नमेंट बॉडी। वो क्या प्रोड्यूस करता है? इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, यू हैव टू नो दिस। वो प्रोडक्शन बॉडी नहीं, प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। हाउएवर ई वेस्ट इतना सर्ज हुआ है इंडिया में, इट्स सो मच टॉक्ड अबाउट इन टुडेज टाइम। तो ई वेस्ट की जो कंपनीज हैं, वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो तुम फ़ोन आउट करोगे, उस फ़ोन को वापस लेके रीयूज़ करके रिसाइकिल करोगे और उसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करोगे। सो यू गेट इट कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को तोड़ना है। नहीं पढ़ा हुआ होगा, ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, दिमाग लगाना है। ओके, बायोमेडिकल वेस्ट और ये रिसाइकिल प्लास्टिक जो है, रिसाइकिल प्लास्टिक कुड बी अ वेरी गुड क्वेश्चन पॉइंट इन इट। अगर ईयर ना दिया होता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, बट यूपीएससी ऑल्सो नोज दे डोंट वांट टू डीसिलेक्ट यू, दे वांट टू गिव यू द टिप्स कि देखो यार आंसर तुम्हारे सामने है, उसको निकालो, उसको सर्च करो वहाँ पे और उसी टाइम उसको क्रिएट करो अपने आंसर को। तो रिसाइकिल प्लास्टिक हो सकता था बट नहीं है, क्योंकि उसमें ईयर दिया हुआ है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मोर रीसेंट कॉन्सेप्ट। ओके, समझ में आया? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू हमारे आसपास की आइडिया, जो नॉलेज हम गैदर करते हैं, जो हम बातें सुनते हैं या मेंस के लिए पढ़ते हैं, तो उसको प्री में कैसे यूज करना है। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन विद दैट? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। नहीं पता, छोड़ दो अभी। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। यार इतना सुन लिया हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑक्शन जो हुई थी वो कोलगेट स्कैम के टाइम वो कैंसिल करी थी। तो कैसे लॉटरी यार ऑक्शन से होता है ना ये कोल ब्लॉक अलोकेशन, है ना। हाउ विल लॉटरी बी अ फेयर सिस्टम? ऑक्शन इज द फेयर सिस्टम। रेवेन्यू मिलता है ना कोल से गवर्नमेंट को, तो ऑक्शन इज द न्यू सिस्टम। तो ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट गलत, लॉटरी बेसिस पे नहीं होगा। ठीक है, अब बचा या तो 1 या 3। 1 का हमें पता नहीं, थर्ड देखते हैं। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। ऐसा क्या चमत्कार हुआ है? क्या हमारे पास नई कोल की खानें आ गई हैं या हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है? अगर ऐसा होता तो हमें पता चल जाता, बट ऐसा नहीं हुआ है, तो ये गलत हो गया। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एब्सर्ड स्टेटमेंट है। दिस सीम्स लाइक अ मोर साउंड स्टेटमेंट, सो 1 इज द आंसर। समझ गए कैसे करंट अफेयर्स की नॉलेज को लेके कुछ भी जो चल रहा है ना अपने आसपास, कान खुले रखो, सुनते रहो कि क्या बोल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट पे वो ओवर रीच और एक्टिविज्म का जो एलिगेशन लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है कि तुमने बिना सोचे समझे कोल ऑक्शन को कैंसिल कर दिया। तो ऑक्शन होता है ना, लॉटरी सिस्टम नहीं है, लॉटरी कैंसिल होती नहीं तो। ओके, यू गेट माई पॉइंट। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। ओके, अगेन यूपीएससी का जो एम होता है वो 3 स्टेटमेंट में से, कई बार ऐसा होता है कि वो ना ऑप्शन जैसे देता है कि वो आपसे इतने बड़े सवाल में से ना सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता है कि आपको वो चीज़ पता है कि नहीं पता है। और अगर आपने वो नब्ज पकड़ ली ना तो आपका पूरा क्वेश्चन एकदम ऐसे सुलझ के सामने आपके खड़ा हो जाता है और आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको इरावदी डॉल्फिन के बारे में पता है कि वो कहाँ मिलती है, पहली बात, इरावदी इज अ रिवर इन म्यांमार में है, इरावदी उसके नाम पे है डॉल्फिन, तो वो कहाँ तक आ जाएगी इंडिया में? वो कहीं ना कहीं मिलती है, चलो मान भी लिया कि आ जाती है, बट इफ यू नो, इसका बेसिक नॉलेज है कि इरावदी डॉल्फिन मिलती कहाँ पे है। तो पहले तो म्यांमार से बे ऑफ बंगाल में मिल सकती है और उसके बाद थोड़ा सा चिलिका लेक, ब्रह्मपुत्रा में मिल सकती है, राइट। चंबल में मिलने के लिए इसके चांसेस कम है। चंबल में क्या मिल सकता है? गैंगटिक डॉल्फिन,
इरावदी डॉल्फिन चंबल में नहीं मिलेगी। अगर आपको ये पता डॉल्फिन मिलती है तो प्रॉबेबली गलत हो जाएगा, पर आपको ये पता है कि इरावदी जो है वो इसकी म्यांमार की नदी है, तो आप हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत डिस्टेंस है एंड प्रॉबेबली बे ऑफ बंगाल में मिल सकती है और चंबल इसमें ब्रह्मपुत्रा में मिल सकती है, चिलिका लेक में मिल सकती है, पर गंगा रिवर सिस्टम में और चंबल में मिलना थोड़ा सा कम चांसेस हैं। तो हमारा देखो सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ और ये आंसर निकल आया। तो यूपीएससी सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहती थी आपको, ये कहाँ ये मशीर मिल रही है हमको नहीं पता, रस्टेड स्पॉटेड कैट पता नहीं कहाँ मिल रही है। दिस वॉज द सिंपलेस्ट वीकेस्ट लिंक ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ़ यू नो दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ मिनट। ओके, दीज आर द टाइम सेवर क्वेश्चंस। आपको चमक जाना चाहिए एकदम से कि यही सवाल यही पूछना चाह रही है यूपीएससी। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ PYQs दिखाने के लिए डाला है। ये है 2019 का सवाल और ये है 2022 का सवाल। आई जस्ट कांट ओवर एम्फेसाइज कि यूपीएससी के जो फेवरेट सवाल है ना, यूपीएससी वही पूछता रहता है। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ, 2-4 सवाल तो वहीं से अटक जाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं ना, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाओगे ना, तो उससे भी काम बहुत आसान हो जाएगा। तो सॉल्व अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उसका अगर सॉल्यूशन भी पढ़ लो तो भी बहुत काम बन जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी। मॉक टेस्ट मत दो, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट भी दे दो पर ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है कि 100 दे दिए और सारा तैयारी उसी में से कर रहे हैं, पता चला 100 मॉक टेस्ट सॉल्व कर दिए पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं किया। नो, इट्स अ वेरी पुअर इनपुट आउटपुट रेशो। रादर PYQ करो, 4 मॉक लगा लो, 6 मॉक लगा लो और उसके बाद जाके फाइनल पेपर में चले जाओ। 4 मॉक ऐसे लगाने हैं ताकि जैसे मैं बता रही हूँ कि आता नहीं है पर फिर भी सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है उसमें दिमाग लगाना है। मॉक्स की क्वालिटी ऐसी नहीं होगी जैसे यूपीएससी की होगी, बट इट विल व्हेन यू ट्राई इट विल बिकम अ हैबिट। तो जब सॉल्व करो ना तो ऐसे ही सॉल्व करो कि मैं अपनी कहाँ की नॉलेज, बचपन की नॉलेज या एंशिएंट हिस्ट्री की नॉलेज ज्योग्राफी में कैसे लगा दूँ और कहाँ का क्या नॉलेज लगा के मैं बस उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ। ठीक है, इंग्लिश लगा दो यार, कुछ नहीं चाहिए तो इंग्लिश से सॉल्व कर दो क्वेश्चन। अभी आएंगे आगे सवाल कि इंग्लिश से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यार बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो 5th शेड्यूल है इसका आंसर। इसमें देखो, इसमें स्विच कर दिया ऑप्शन और स्टेटमेंट को। इन अ पर्टिकुलर एरिया ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल of the constitution, which one of the following statement best reflects the consequences of it? This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. Statement तो ये था, पर बच्चे गलत क्या करके आए? There would be, this would create a local self-governing body. बच्चे इसको मार्क करके आए। इशू क्या है कि सेल्फ गवर्निंग बॉडी तो यार पंचायती राज भी तो है, वो तो 11th-12th शेड्यूल का है और अपना सबको अलाउड है, सिर्फ 5th शेड्यूल वाले एरियाज को थोड़ी ना है। तो बच्चे ये मार्क करके आए। तो बट एक्चुअली द की इज दिस एंड दिस वाज गिवन इन 2019। अगर किसी ने किया होता तो प्रॉबेबली उनका दिमाग में थोड़ा तो चमक जाता है ये सवाल देख के 2022 में। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो टू टीच यू वन थिंग। ठीक है, कि आप कैसे अपने पेपर में थोड़ा और स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सो लेट्स सी द फोर्थ स्टेटमेंट। सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। अब मान लो मुझे नहीं पता विविपैरिटी क्या होता है, तो क्या करो, हिंदी वर्जन देख लो। सांपों में कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। सजीव प्रजक का क्या मतलब है? सजीव, जिंदा पैदा होते हैं बच्चे, अंडे नहीं देते हैं, वो सीधा बच्चे पैदा करते हैं। तो क्या है? सम स्नेक्स आर विविपेरस। कुछ होते होंगे यार, कितनी जातियां हैं कि हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर देयर। एक आधा तो होता होगा, सम में एक में भी सम चल जाता है। तो द की इज कि क्वेश्चन के कुछ भी वर्ड को देख के डरना नहीं है। हम पहले शायद सॉल्व कर चुके हैं कॉन्जुगल राइट्स। आई डिडंट नो व्हाट कॉन्जुगल राइट वाज। तो उसमें देखो ना दाम्पत्य अधिकार, तो पता चल जाता है हिंदी देख के।
ठीक है, तो सजीव प्रजक का मतलब है दैट आर बोर्न अलाइव एंड दे आर नॉट एग लेइंग। ठीक है, तो दिस वॉज द लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। डोंट गिव अप ऑन अ क्वेश्चन, डू वट एवर यू कैन टू सॉल्व दैट। उसको हिंदी में देखो, प्रॉबेबली वो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट उसमें देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the recent development in science, which one of the following is not correct? पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नॉट को ध्यान रखना है। पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिविजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिशेस। अरे टिश्यू कल्चर, टिश्यू तो बहुत आसानी से बनाते हैं ना बाहर, तो दिस इज तो पॉसिबल। A piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in a laboratory. DNA भी बनाना शुरू कर दिया आर्टिफिशियल, वो ACNT और वो बहुत कुछ करने लग गए हैं। मतलब आर्टिफिशियल ATCG जो होता है उसका भी आर्टिफिशियल वर्जन क्रिएट हो गया है ना। इफ़ यू थोड़ा सा भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो अभी नहीं, अगर आप इफ यू आर ब्रांड न्यू स्टार्टर तो इवेंचुअली यू विल कम टू नो कि ये सब जो साइंस थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो पता चलने लगेगा कि क्या होता है, क्लोनिंग होता है, ये होता है, ये डिज़ाइनर बेबी एंड दिस एंड दैट, उससे आपको समझ में आने लगेगा ये सब चीज़। पीसीज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल DNA कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड दिस एंड दैट है ना, उसमें ये सब जीनोम्स जो हैं आर्टिफिशियली आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द सेल बनाने शुरू कर दिए हैं। फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ DNA टेकन आउट फ्रॉम स्पीशीज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, टेकन आउट फ्रॉम द सेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। यार ये नहीं किया है, इफ यू नो, ये अभी रिसर्च चल रही है। इट वाज बीइंग डन बाय इलॉन मस्क टू ट्रांसप्लांट पिग्स किडनी इन अ ह्यूमन बॉडी, बट वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। आई थिंक द सब्जेक्ट डाइड इन अर्ली स्टेजेस एंड देर आर ऑल्सो बीन researches where heads of two different bodies like monkey and a dog were combined and put on a single dog के सिर पे monkey को लगा दिया था and they tried it। और तो जब बॉडीज ही फंक्शन करना अभी पॉसिबल नहीं है तो डीएनए को क्लिप करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, joining the DNA taken out from the cell of different species। सो और फंक्शनल क्रोमोसोम बना देना, इसका फंक्शनल क्रोमोसोम बना देना मतलब वो रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे। सो इट इज़ टू फार फेच्ड, अ लिटिल टू फार फेच्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप या थोड़ा सा अवेयरनेस हो और थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को डीपर इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ सकें कि फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड, दैट मीन्स दे कैन ब्रीड, द न्यू स्पीशी कैन ब्रीड। ऐसा होता अगर न्यू स्पीशी बन जाती तो इट वुड हैव मेड इनटू द न्यूज़ लाइक एनीथिंग कि ह्यूमंस हैव मेड अ न्यू स्पीशी इन इटसेल्फ। ठीक है, सो थोड़ा सा अवेयर रहें अपने सराउंडिंग्स के बारे में। अदरवाइज इन द पेपर ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा अपने कि आपको क्या पता है। ऑफकोर्स आपने पढ़ाई करी है, अगर आप प्री देने जा रहे हैं तो जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता है, इन सब में से सबसे ज़्यादा फारफेच्ड क्या लग रहा है, दो स्पीशीज़ को फंक्शनल क्रोमोसोम बना देना। ओके चलो, हाँ अब ये सवाल है कि कैसे इंग्लिश से सॉल्व किया जा सकता है सवाल। In the context of digital technologies for entertainment, consider the following statements. In augmented reality, a simulated environment is created and the physical world is completely shut out. Let's read the next statement. In virtual reality, images generated from the computer are projected into real life objects of the surrounding. ये देखा इसमें यूएन वो सीओसी और वो एडीसी वो माइग्रेंट ट्रैफिकिंग वाला और करप्शन वाले को जैसे फ्लिप किया था, इसमें भी फ्लिप लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऑगमेंटेड मतलब जो है उसको बाहर से सपोर्ट देना, दिस इज ऑगमेंट करना। वर्चुअल मतलब बाहर को शट कर देना और खुद ही कुछ नया बना देना, वर्चुअल, इट्स टोटली वर्चुअल। ऑगमेंटेड मतलब रियलिटी जो है उसको ऑगमेंट किया है, जैसे कि पोकेमॉन गो जैसी जो गेम थी कि आपको दिखती तो सड़क ही थी पर उस पर एक पोकेमॉन दिखता था, दैट वाज ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी इज कि आप वो VR ग्लासेस डाल के हम लोग वो करते हैं ना, जंगल में घूम रहे हैं एंड साउंड्स आर कमिंग, दैट इज वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, AR, अब ये दोनों गलत हो गए, पता चल गया 1 and 2 आर इनकरेक्ट। फोर्थ करेक्ट बोल रहा है AR allows individuals to be present in the world and improve the
एक्सपीरियंस यूजिंग कैमरा, फोन एंड स्मार्टफोन. ओके, लुक्स फाइन. AR क्योंकि क्या है, रियलिटी में रहने देता है, टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव देयर एक्सपीरियंस. जैसे पोकेमॉन गो, क्या किया उसने, बाहर जाते हुए इट मेड द लाइफ ऑफ अ पर्सन इंटरेस्टिंग थ्रू देयर फोन्स, बिकॉज दे कुड सी कि सड़क पे पोकेमॉन है. सड़क तो वहीं थी पर पोकेमॉन किसने बनाया, ऑगमेंटेड रियलिटी ने. ओके, तो क्या था ये बेसिक इंग्लिश. ऑगमेंटेड का मतलब क्या है, क्या वो सही बिल्कुल शट आउट करता है क्या वर्ड को, नहीं. ऑगमेंट मतलब रियलिटी के साथ कुछ चीज जोड़ा है. ओके, चलो नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन. तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेट अल्पाइन का मतलब क्या है, बस इतना पता होना चाहिए. टेम्परेट अल्पाइन मतलब बर्फीली पहाड़ी. मेरे दिमाग में तो ये इमेज बनती है. अब बर्फीली पहाड़ी कहाँ मिलती है, या तो हिमालयाज में वेस्ट में या फिर ईस्ट में. ईस्ट में मिलती होगी सिक्किम में, पर ये कहाँ कहाँ के है, मानस कहाँ का है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में आ जाता है. नामडाफा कहाँ है, अरुणाचल अगेन. नेरोरा वो भी नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम का कोई भी नहीं है. और ये क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स क्या है, हिमाचल का. ये है पूरा पहाड़ उससे बर्फ से ढका हुआ. समझ गए. तो जब 3 ऑड 1 आउट हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वैली ऑफ फ्लावर्स जैसा टेम्परेट अल्पाइन जो ये मांग रहा है कि यूनिफॉर्म होगा. अगर वो बोलता कि कहाँ पे टेम्परेट अल्पाइन से एवरग्रीन फॉरेस्ट तक कंटिन्यूअस रेंज मिल जाती है, आई थिंक ऐसा सवाल भी आ चुका है, वो हो जाता है इनमें से कोई. फिर हम थोड़ा सा इवैल्यूएट करते कि इन तीनों में से कौन सा है. पर यूपीएससी इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं देता उसको, वो बहुत प्रिडिक्टेबल ऑप्शंस देता है कि बच्चे को पता चल जाए. ऑफ कोर्स कोई भी नहीं गया ना, मतलब मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट गॉन टू नॉर्थ ईस्ट एंड सीन एटलीस्ट ऑल ऑफ दीज 3 पार्क्स, और पूरा स्ट्रेच तो नहीं देखा होगा, और पढ़ने में तो कहीं नहीं आता है ये. तो वो उसको ये पता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो हिमाचल में है और वहाँ हमेशा ही ठंडक रहती है, तो वो टेम्परेट अल्पाइन होने के चांसेस ज़्यादा है. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस इंडेक्स. अरे भाई डर जाओगे बिल्कुल कि कितना 12 से 14 कितना इंडेक्स था ना, और वो सब याद रखना कोई पॉसिबल थोड़ी ना है. पर नहीं, हमें याद रखना ही नहीं था, यूपीएससी मांगता ही नहीं है याद रखवाने के लिए. थोड़ा सा दिमाग लगाना है. क्या लगाओगे दिमाग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द बिजनेस, राइट. बिजनेस को क्या करना चाहिए कि उसको ईज हो, ठीक है. तो क्या क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन का परमिट लेना होता है उसको, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी करना होता है, टैक्सेस पे करने होता है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. बिजनेस से क्या रिलेशन यार, वो तो गवर्नमेंट का फंक्शन है ना, बिजनेस थोड़ा ना लॉ एंड ऑर्डर वो करवाता है, मेंटेन करवाता है. तो ऑफकोर्स ये नहीं होगा, है ना. तो क्यों रखना है याद कुछ भी, वहाँ पे दिमाग लगाओ ना. इतना प्रेडिक्टेबल, इतना सामने साफ साफ स्टेटमेंट देता है यूपीएससी, ऐसा कुछ भी नहीं देता है कि हमें सोचना पड़े बहुत डीपली. बहुत क्लियरली दिखता है कि बिजनेस को कैसे ईज होगा. बिजनेस का काम क्या है, कंस्ट्रक्शन में करवाना, इलेक्ट्रिसिटी लेना, प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना, टैक्स पे करना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट वो सब रहता है ना. ये थोड़ी ना है कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेगा, ठीक है. सो यू गॉट माई पॉइंट. यूपीएससी का पेपर इतना टफ नहीं है जितना बताया जाता है. थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से वहाँ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं. अगर हमारे पास इच्छा हो कि हमें 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, पहले क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं आना चाहिए कि मुझे छोड़ना है ये सवाल, शिट यार ये क्या पूछ लिया. सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए यार इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. ओके, और ये तभी आएगा जब आप अपना ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में करोगे. आई वुड सजेस्ट मॉक टेस्ट में यूपीएससी के पेपर की तरह बैठो, वहाँ भी 40 सवाल आते हो, उतने अटेम्प्ट करके बाकी सब अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, सीधा सॉल्यूशन मत देख लो, ठीक है. वो आदत पड़ जाएगी दिमाग को कि कैसे हमें पूरी दुनिया की नॉलेज यूज़ करके कैसे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई गाइस साइड. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. प्लीज़ आप हमें बताते रहें कि आपको कैसी लग रही है. आर यू लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट. इफ़ यू वांट अस टू मेक वीडियो ऑन सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट तो हमें वो भी कमेंट्स में बता दीजिए. एंड कीप शोइंग अस द एनकरेजमेंट बाय गिविंग अस पॉजिटिव कमेंट्स. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू इट एंड आई होप यू डू वेल इन योर प्रीलिम्स. थैंक यू वेरी मच.